नमस्कार साथियों, कार्तिक वर्ल्ड एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एमसीक्यूज लेके आया हूँ जो कल्चरल ज्योग्राफी से संबंधित हैं। ये जो एमसीक्यूज हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एनटीए, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम में ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आओ हम अब देखते हैं कल्चरल ज्योग्राफी से संबंधित एमसीक्यूज, जिसमें पहला क्वेश्चन है सांस्कृतिक रोड, जिसको कल्चरल हार्ट भी कहते हैं, को कैसे परिभाषित किया जाता है। तो इसकी परिभाषा ऑप्शन दिए गए हैं। कौन से ऑप्शन में इसकी सटीक परिभाषा है। तो क्वेश्चन नंबर एक उद्भव के एक स्रोत या स्रोतों से पृथ्वी पर विभिन्न सांस्कृतिक घटनाओं के फैलाव की शक्ति से संबंधित है, या फिर एक विशिष्ट सांस्कृतिक भूदृश्य यानी लैंडस्केप से संबंध एक सांस्कृतिक समूह का जन्म स्थान, या फिर सांस्कृतिक मापदंड जो सीखे गए व्यवहार को निर्दिष्ट करता है। और नंबर चौथा ऑप्शन है सांस्कृतिक समष्टि कॉम्प्लेक्स और भूदृश्य को दर्शाने वाला सांस्कृतिक क्षेत्र। तो इसमें जो इसकी परिभाषा से संबंधित सटीक आंसर होगा आंसर नंबर 2, एक विशिष्ट सांस्कृतिक भूदृश्य लैंडस्केप, भूदृश्य से संबंध एक सांस्कृतिक समूह का जन्म स्थान, अर्थात जो कल्चरल हार्ट होता है वो जो सांस्कृतिक भूदृश्य है उसका एक जन्म स्थान होता है, यानी यहीं से संस्कृति का उद्भव होता है सबसे पहले, तो उसको कहते हैं कल्चरल हार्ट। तो यहाँ पर नीचे इसकी व्याख्या की गई है, किसी विशिष्ट संस्कृति या सांस्कृतिक समूह के उद्भव स्थल को सांस्कृतिक उद्गम स्थल कहते हैं। तो उसका उद्भव स्थल या कहें उसका उद्गम स्थल। इस शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी भूगोलवेत्ता कार्ल शावर ने किया और बर्कले स्कूल के भूगोलवेत्ताओं ने कृषि पद्धतियों के उद्गम स्थल के संदर्भ में किया गया। इसका यानी संस्कृति का उद्गम स्थल के संदर्भ में किया गया। प्राचीन काल में पृथ्वी के जिन भागों में विशिष्ट मानव संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई थी उसे सांस्कृतिक उद्गम स्थल या कल्चरल हार्ट का नाम दिया जाता है। इसे सांस्कृतिक रोड, सांस्कृतिक उद्भव स्थल, सांस्कृतिक हृदय स्थल, सांस्कृतिक रोड स्थल आदि नामों से भी इसको जाना जाता है। एक संस्कृति उद्गम स्थल पर विकसित संस्कृति का प्रसार जितनी दूर तक बाह्य सीमा तक हुआ उस संपूर्ण क्षेत्र को सांस्कृतिक परिमंडल कहते हैं। तो इसमें परिमंडल को भी बताया गया है कि सांस्कृतिक परिमंडल है वो क्या है, इसका सांस्कृतिक जो स्थल है उसका एक बड़ा विस्तार है। उसमें बताया गया कि संपूर्ण क्षेत्र को सांस्कृतिक रिलम्स कहते हैं। कौन से संपूर्ण क्षेत्र को? उद्गम स्थल पर विकसित संस्कृति का प्रसार जितनी दूर तक यानी बाह्य सीमा तक, जो उद्गम स्थल है वहां पर जो संस्कृति है उसका विकास जितनी दूर तक होता है वो उसका कल्चरल रिलम्स, यानी उद्गम स्थल का ही बड़ा क्षेत्र। प्राचीन विश्व के कुछ विशिष्ट भागों में पृथक मानव संस्कृति का विकास हुआ, जिनमें कुछ अधिक प्रभावशाली थी जबकि कुछ कम महत्वपूर्ण थी। नंबर 2 क्वेश्चन, रसेल व निफिन के अनुसार यूरेशियाई परिमंडल व अमेरिकी परिमंडल किस संस्कृति का भाग है? तो हमें बताना है कि यूरेशियाई परिमंडल और अमेरिकी परिमंडल ये सांस्कृतिक मंडल हैं, कल्चरल रिलम्स है। तो कौन से कल्चरल रिलम्स के भाग हैं? तो ऑप्शन है प्रशांत मंडल या ध्रुवीय मंडल, अंधे महासागर मंडल और यूरेशियाई मंडल। तो इसमें आएगा ध्रुवीय मंडल, क्योंकि ये ध्रुवीय भाग में स्थित हैं तो इनको ध्रुवीय मंडल में रखा गया। तो इसकी व्याख्या हम देखें, ध्रुवीय परिमंडल का विस्तार उत्तरी नॉर्वे, यूरेशिया, ग्रीनलैंड, अमेरिका और अंटार्कटिका, यहाँ तक है ध्रुवीय मंडल में। ये ध्रुवीय मंडल में आते हैं कौन? नॉर्वे, यूरेशिया, ग्रीनलैंड, अमेरिका और अंटार्कटिका, यहाँ तक इस ध्रुवीय मंडल का विस्तार है। इस प्रदेश के निवासी यूरोपीय तथा अमेरिकी मंडलों के धर्म, उपकरण, भोजन एवं वस्त्र को स्वीकार किया। जो इस प्रदेश के निवासी हैं वह यूरोपीय और अमेरिकी परिमंडल के धर्म, उपकरण, भोजन और वस्त्र इनको स्वीकार किया। तो ये हुआ ध्रुवीय मंडल। क्वेश्चन नंबर 3, सांस्कृतिक अवयवों से निर्मित क्रम को व्यवस्थित कीजिए। हमें जो सांस्कृतिक अवयव नीचे दिए गए हैं उनके क्रम को हमें व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर पिछले वाली वीडियो में हमने संस्कृति के अवयव देखे और उनका क्रम भी देखा।
तो यहाँ पर दिए गए हैं प्रदेश, गुण, जटिल और परिमंडल। तो हमने देखा कि जो सबसे बड़ा होता है वो तो होता है परिमंडल, फिर उससे छोटा होता है प्रदेश, फिर होता है जटिल, और फिर होता है ट्रेट मतलब गुण। तो यहाँ पर इसमें इनके क्रम से व्यवस्थित करें तो सबसे छोटे से लें तो सबसे छोटा इसमें है गुण, और फिर आ जाएगा इसमें कॉम्प्लेक्स जटिल, और फिर आ जाएगा इसमें रीजन, और फिर आ जाएगा रिलम्स। तो 2, 3, 1, 4 इसका सही आंसर होगा। इसका स्पष्टीकरण हम देखें तो सांस्कृतिक अवयवों को उनके सबसे छोटे इकाई से बड़ी इकाई तक इस क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। गुण, यह सबसे छोटी इकाई है संस्कृति की जो किसी संस्कृति की विशेषता को दर्शाती है। अर्थात कोई जो कल्चरल है, संस्कृति है, उसकी सबसे छोटी इकाई गुण हमने देखा था पिछले वाली वीडियो में। इसके बाद में है कॉम्प्लेक्स जटिल गुणों का एक समूह होता है, ये ट्रेट होते हैं, उनका एक समूह होता है जिसको हम कल्चरल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और फिर है इसमें रीजन, और बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो मिलकर के रीजन्स का निर्माण करते हैं, और जो रीजन्स का बड़ा जो एरिया है उसका विस्तार है उसको हमने रिलम्स और परिमंडल कहा था। क्वेश्चन नंबर 4, स्पेंसर और थॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक प्रदेशों में विभक्त किया? तो स्पेंसर और थॉमस ने उन्होंने जो विश्व को सांस्कृतिक प्रदेशों में बांटा वो थे 37। इसका स्पष्टीकरण देखें तो 1969 में स्पेंसर और थॉमस ने अपनी पुस्तक सांस्कृतिक भूगोल कल्चरल ज्योग्राफी में विश्व की सांस्कृतिक परिमंडल का त्रिस्तरीय यानी 3 स्तरों में इसका क्लासिफिकेशन किया, जिसमें सबसे बड़ा है वर्ल्ड जिसको मंडल कहा, फिर रिलम जिसको परिमंडल कहा, और उसे छोटा है प्रखंड या सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 5, रसेल और निफिन ने विश्व को कितने सांस्कृतिक प्रदेशों में विभक्त किया? तो रसेल और नाफिन ने जो विभक्त किया वो है 67। रसेल और निफिन ने अपनी पुस्तक कल्चरल वर्ड्स में संसार को 3 पदानुक्रमिक सांस्कृतिक प्रदेशों में विभक्त किया, जिसमें वृहद सांस्कृतिक परिमंडल तो हैं इसमें 7, और जो रिलम्स हैं परिमंडल हैं वो 27, और सांस्कृतिक जो रीजन्स हैं जो परिमंडल छोटे होते हैं वो हैं 67। तो हमें पूछा गया कि सांस्कृतिक प्रदेश कितने सांस्कृतिक प्रदेशों में, तो ये आ जाएगा 67। तो हमने देखा स्पेंसर और थॉमस ने सांस्कृतिक प्रदेशों को 37 सांस्कृतिक प्रदेशों में विश्व को डिवाइड किया, और जबकि जो रसेल और निफिन है उन्होंने 67 सांस्कृतिक प्रदेशों में विश्व को विभाजित किया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अरब बर्बर सांस्कृतिक परिमंडल रसेल निफेल के अनुसार किस सांस्कृतिक मंडल का भाग है? तो हमें यहाँ पर बताना है जो अरब बर्बर सांस्कृतिक परिमंडल है ये कौन से सांस्कृतिक मंडल का भाग है, किसके अनुसार? रसेल और निफेन के अनुसार। तो ये आएगा इसमें शुष्क मंडल। शुष्क मंडल ऑप्शन दिए गए हैं ध्रुवीय मंडल, अफ्रीकी मंडल, एशियाई मंडल। तो ये शुष्क मंडल का भाग है। इसका हम स्पष्टीकरण देखें, रसेल निफेल के अनुसार अरब बर्बर सांस्कृतिक परिमंडल को शुष्क मंडल के अंतर्गत शामिल किया गया है। शुष्क मंडल पश्चिम में अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी भाग से लेकर अरब और ईरान, अफगानिस्तान के शुष्क क्षेत्र सहित मध्य एशिया के शुष्क मरुस्थल तक विस्तृत है। इस मंडल की मुख्य विशेषताएं भ्रमणशील चरवाहे, खनिज तेल आधारित अर्थव्यवस्था, गर्म एवं शुष्क जलवायु और गैर ईसाई क्षेत्र। तो ये आते हैं शुष्क मंडल में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक सांस्कृतिक प्रदेश से दूसरे सांस्कृतिक प्रदेश को सूक्ष्म सांस्कृतिक समानता के आधार पर अलग किया जाता है। अगला कथन है, सामान्यतः सांस्कृतिक तत्वों में परिवर्तन एक संक्रमण पेटी के रूप में न होकर सरल रेखा के रूप में होता है। तो इसमें पूछा है कि सही कथन इसमें बताना है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, एक व दोनों, न एक व 2। तो इसमें सही जो कथन है वो है एक
एक सांस्कृतिक प्रदेश से दूसरे सांस्कृतिक प्रदेश को सूक्ष्म सांस्कृतिक समानता के आधार पर अलग किया जाता है। अर्थात एक सांस्कृतिक प्रदेश और दूसरे सांस्कृतिक प्रदेश में वो एक दूसरे से अलग कैसे होंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि सांस्कृतिक बहुत ही सूक्ष्म सांस्कृतिक समानता क्या है, उसके आधार पर इनको अलग किया जाता है। स्पष्टीकरण देखें तो पहला कथन सही है, वैसे सांस्कृतिक प्रदेश को सूक्ष्म सांस्कृतिक समानता के आधार पर ही अलग किया जाता है। दूसरा कथन गलत है। सामान्यतः सांस्कृतिक तत्वों में परिवर्तन एक संक्रमण पेटी के रूप में होता है, न कि सरल रेखा के रूप में, क्योंकि जैसे जैसे सांस्कृतिक तत्वों में परिवर्तन आएगा तो वो एकदम से नहीं आएगा, वो पहले संक्रमण स्टेज आएगी, उसके बाद में फिर धीरे धीरे जो पहले वाले सांस्कृतिक तत्व हैं वो अगले वाले सांस्कृतिक तत्वों से अलग हमें दिखाई देंगे। तो संक्रमण पेटी वह क्षेत्र होता है जहां दो या अधिक संस्कृतियों के संपर्क में आने से उनके तत्वों का मिश्रण हो जाता है। तो जहां पर दोनों संस्कृतियों के सांस्कृतिक तत्व हमें देखने को मिलते हैं उसको हम कहेंगे संक्रमण पेटी। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो कथन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 8, रसेल और निफिन के अनुसार कौन सा परिमंडल प्राच्य सांस्कृतिक मंडल में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें बताना हमें कौन सा नहीं है प्राच्य सांस्कृतिक मंडल में। ओरिएंटल कल्चरल रिलेशंस में कौन सा नहीं आता? तो इसमें है भारतीय परिमंडल, चीनी परिमंडल, मलय परिमंडल और मंगोल परिमंडल। तो इसमें मंगोल परिमंडल है, ये प्राच्य सांस्कृतिक मंडल का भाग नहीं। बाकी भारतीय परिमंडल, चीनी परिमंडल, मलय परिमंडल ये सभी प्राच्य सांस्कृतिक मंडल के भाग है। स्पष्टीकरण देखें तो रसेल और निफिन ने प्राच्य सांस्कृतिक मंडल के अंतर्गत 4 परिमंडल को शामिल किया: भारतीय परिमंडल, चीनी परिमंडल, मलय परिमंडल, हिंद चीनी विसरण पेटी, और मंगल को इसमें शामिल नहीं किया गया। तो कौन से आते हैं? भारतीय परिमंडल, चीनी परिमंडल, मलय परिमंडल और हिंद चीनी विसरण पेटी। क्वेश्चन नंबर 9, रसेल व निफिन के अनुसार यूरेशियाई परिमंडल व अमेरिकी परिमंडल किस सांस्कृतिक मंडल का भाग है? तो फिर से बताना कि रसेल और निफिन के अनुसार जो यूरेशियाई परिमंडल और अमेरिकी परिमंडल ये कौन से सांस्कृतिक मंडल के भाग? तो यूरेशिया और अमेरिका के बारे में बताने हैं तो ये आते हैं ध्रुवीय मंडल के भाग। मंडल के बताने हैं हमें, वर्ड के बताने हैं कौन से, तो आते हैं ध्रुवीय परिमंडल, क्योंकि यूरेशिया और अमेरिका ये लगभग ध्रुवीय भागों में स्थित है, तो नाम इसी के आधार पर हो गया ध्रुवीय मंडल। स्पष्टीकरण इसका देखें तो ध्रुवीय परिमंडल का विस्तार हमने पहले भी देखा, उत्तरी नॉर्वे, यूरेशिया, ग्रीनलैंड, अमेरिका, अंटार्कटिका तक है ध्रुवीय परिमंडल का। इस प्रदेश के निवासी यूरोपीय अमेरिकी मंडलों के धर्म, उपकरण, भोजन और वस्त्रों को स्वीकार करते हैं। तो इसमें आते हैं ये यूरोपीय और अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 10, अरब बर्बर सांस्कृतिक परिमंडल रसेल निफिन के अनुसार किस सांस्कृतिक मंडल का भाग है? तो ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है, तो इसमें सही आंसर था शुष्क मंडल। स्पष्टीकरण दोबारा देख लेते हैं। रसेल और निफेल ने विश्व को विभिन्न सांस्कृतिक मंडलों में बांटा। अरब बर्बर सांस्कृतिक परिमंडल को उन्होंने शुष्क मंडल के अंतर्गत रखा। शुष्क मंडल में अफ्रीका का उत्तरी पश्चिमी भाग, अरब, ईरान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया के शुष्क क्षेत्र शामिल होते हैं। इस मंडल की मुख्य विशेषताएं होते हैं कि इसमें भ्रमणशील चरवाहे होते हैं, खनिज तेल आधारित अर्थव्यवस्था है, गर्म और शुष्क यहाँ की क्या है जलवायु। तो ये हुआ अरब बर्बर सांस्कृतिक परिमंडल। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सांस्कृतिक प्रदेश से दूसरे सांस्कृतिक प्रदेश को सूक्ष्म सांस्कृतिक समानता के आधार पर अलग किया। तो ये क्वेश्चन भी दोबारा से रिपीट हुआ है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन भी दोबारा से रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एंग्लो अमेरिकन परिमंडल व लैटिन अमेरिकन परिमंडल के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण माना गया। तो इसमें एंग्लो अमेरिकी परिमंडल और दूसरा है लैटिन अमेरिकी परिमंडल, इसके बीच में सीमा रेखा का निर्धारण किससे किया गया है? तो पनामा नहर से किया गया है, या फिर 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, या फिर 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर से, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका की दक्षिणी सीमा से। तो दोनों के बीच में परिमंडल का सीमांकन
संयुक्त राज्य अमेरिका की दक्षिणी सीमा से किया गया है। तो ऑप्शन 4 इसमें सही होगा। स्पष्टीकरण हम देखें, एंग्लो अमेरिकी परिमंडल इसमें आते हैं कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, और लैटिन अमेरिकी परिमंडल में आते हैं मैक्सिको, मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका आदि सम्मिलित होते हैं। इन दोनों परिमंडलों के बीच की सीमा को संयुक्त राज्य अमेरिका की दक्षिणी सीमा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा अरब बर्बर सांस्कृतिक परिमंडल में सम्मिलित है? तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन सेम नहीं है। तो फिर से अरब बर्बर सांस्कृतिक परिमंडल को पूछा है। इसमें पूछा अब की बार कि कौन सा इसमें सम्मिलित है। तो हिजाज अरब सांस्कृतिक क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में मुसलमानों के पवित्र नगर मक्का व मदीना स्थित हैं। स्पेन व पुर्तगाल में अरब संस्कृति के प्रभाव देखने में आते हैं। तीसरा ऑप्शन, इस परिमंडल क्षेत्र में अरबी भाषा प्रचलित है। अधिकांश लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो सभी जो कथन दिए गए हैं वो सही हैं। ये सभी अरब बर्बर सांस्कृतिक परिमंडल को निर्देशित करते हैं। तो पहला इसमें था जैसे हिजाज अरब सांस्कृतिक क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में मुसलमानों के पवित्र नगर मक्का व मदीना, तो मक्का और मदीना इसी अरब बर्बर सांस्कृतिक क्षेत्र में आते हैं। और स्पेन और पुर्तगाल में अरब संस्कृति के प्रभाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये इससे जुड़े हुए हैं, इसके पास में है, तो इनमें भी इस संस्कृति के प्रभाव देखने को मिलते हैं। इस परिमंडल क्षेत्र में अरबी भाषा प्रचलित है। तो सारे ऑप्शन इसमें सही हैं। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। तो अरब बर्बर सांस्कृतिक परिमंडल की विशेषताएं, एक तो अरबी भाषा, इस्लाम धर्म इसमें पाया जाता है और अरब संस्कृति का इसमें प्रभाव होता है। हिजाज क्षेत्र स्पेन और पुर्तगाल में अरब संस्कृति के प्रभाव के इसके उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सांस्कृतिक एकक का सर्वाधिक सटीक प्रतिनिधित्व दिया गया है। इनको उच्चतम से निम्नतम में व्यवस्थित कीजिए। तो सांस्कृतिक एकक में कौन सा सटीक प्रतिनिधित्व करता है? इसको उच्चतम से हमने निम्नतम क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें दिए गए हैं जटिल जिसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, परिमंडल जिसको रिलम कहते हैं, प्रदेश रीजन, और ट्रेट और गुण। तो हमने पिछले वाली वीडियो में हमने देखा मुख्यतः इन्हीं के बारे में। तो हम जानते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ा है वो है अपना परिमंडल, उससे छोटा आता है इसमें प्रदेश, और फिर आता है कॉम्प्लेक्स, और फिर आते हैं ट्रेट मतलब सांस्कृतिक गुण। तो इसमें है बी, सी, ए और डी। तो ये उसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, बी, सी, ए और डी। तो इसको हमने खूब अच्छी तरह से देखा। ये क्वेश्चन सामान्यतः पूछ लिया जाता है, इसकी अधिक संभावना है, तो इसको ध्यान रखें। इसका स्पष्टीकरण हम देखें तो सांस्कृतिक एकक, यहाँ पर सांस्कृतिक एकक का मतलब इसके तत्व, संस्कृति के तत्वों से संबंधित है। तो सांस्कृतिक एकक भौगोलिक क्षेत्र होते हैं ये, जिनमें समान सांस्कृतिक विशेषताएं पाई जाती हैं। समान सांस्कृतिक विशेषता वालों को हम सांस्कृतिक एकक कहते हैं, जहाँ पर एक ही प्रकार की संस्कृति हो। इन विशेषताओं में भाषा, धर्म, रीति रिवाज, कला, आर्थिक गतिविधियां आदि सम्मिलित होते हैं। तो ये इसमें सम्मिलित हो सकती हैं। एक भाषा हो उसको हम माने, एक धर्म हो उसको एक सांस्कृतिक एकक माने, और रीति रिवाज एक जैसे हो तो उसको एक हम सांस्कृतिक एकक मान सकते हैं। कला एक जैसी हो, आर्थिक गतिविधियां एक जैसी हो, उनको हम सांस्कृतिक एकक कह सकते हैं। इन एककों को उनके आकार व जटिलता के आधार पर विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे परिमंडल, तो यह सबसे बड़ा सांस्कृतिक एकक है जिसमें कई प्रदेश शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए यूरोपीय परिमंडल, तो यूरोपीय परिमंडल एक क्या रिलम्स है, प्रदेश। पर यह परिमंडल से छोटा एकक है। इसमें समान सांस्कृतिक विशेषता वाले कई क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। तो प्रदेश में कई क्षेत्र होते हैं, और जटिल में कई ट्रेट्स होते हैं, कई सांस्कृतिक लक्षण होते हैं। तो यह प्रदेश से भी छोटा एकक है। इसमें अधिक विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं। उदाहरण के लिए एक विशेष जनजाति का क्षेत्र। गुण, ट्रेट, यह सबसे छोटा सांस्कृतिक एकक है और यह एक विशेष सांस्कृतिक विशेषताओं को दर्शाता है। उदाहरण के लिए एक विशेष भाषा बोलने वाले क्षेत्र। तो विशेष भाषा एक सांस्कृतिक गुण को बताती है।
तो इसलिए इनका उच्चतम से निम्नतम क्रम होगा। सबसे बड़ा परिमंडल, फिर प्रदेश, और फिर जटिल, और फिर गुण। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में एक तरफ सूची दे रखी है। सूची फर्स्ट है सांस्कृतिक शब्दावली की, और दूसरी सूची है उनकी परिभाषा। तो सांस्कृतिक शब्दावली और इनकी परिभाषा को हमें मिलान करना है। सांस्कृतिक हृदय स्थल, जिसको हमने पहले पढ़ा था, सांस्कृतिक, जिसको हार्थ भी बोलते हैं। फिर है सांस्कृतिक भूदृश्य यानी कल्चरल लैंडस्केप, और सांस्कृतिक गुण है जिसको हमने कल्चरल ट्रेट कहा था, जो संस्कृति का सबसे छोटा क्या है, तत्व है। और सांस्कृतिक परिमंडल, कल्चरल रिलम्स, जिसको हमने कहा जो मंडल से छोटा, और जो रीजन होता है, प्रदेश होता है, उससे बड़ा होता है। तो हम इनको देखें तो परिभाषा में सांस्कृतिक मानदंड जो विद्वतापूर्ण व्यवहार को दर्शाते हैं। अभिनवता का क्षेत्र, जिसमें प्रमुख सांस्कृतिक तत्व आसपास के क्षेत्र में प्रसारित होते हैं। किसी समयावधि में मानवीय गुणों द्वारा परिवर्तित भू सतह अथवा क्षेत्र का मूर्त एवं भौतिक रिकॉर्ड। संबंधित सांस्कृतिक भावनाओं तथा भूदृश्यों को दर्शाने वाला सांस्कृतिक क्षेत्र। तो इसको हम मिलान करें तो सांस्कृतिक हृदय स्थल यह वह क्षेत्र होता है जहां किसी संस्कृति का उद्भव होता है और जहां से वह फैलती है। यह आमतौर पर एक शहर या क्षेत्र होता है जहां सांस्कृतिक नवाचार और विकास होता है। सांस्कृतिक भूदृश्य यह मानवीय गतिविधियों और संस्कृति के प्रभाव से आकार लाने वाला भौगोलिक क्षेत्र है। इसमें कृषि भूमि, शहर, सड़कें, इमारतें आदि को सम्मिलित करते हैं। तो कल्चरल लैंडस्केप वो होता है जो मनुष्य द्वारा निर्मित होता है, यानी नेचर के ऊपर जो हम निर्मित करते हैं। जैसे हमने भवन निर्माण कर लिया तो वो क्या हो गया, कल्चरल लैंडस्केप हो गया। सांस्कृतिक गुण ये वे विशेषताएं होती हैं जो एक संस्कृति को दूसरे से अलग करते हैं, जैसे कि भाषा, धर्म, रीति रिवाज और कला। तो ये कल्चरल ट्रेट्स हो गए। और परिमंडल ये है एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें समान सांस्कृतिक विशेषताओं वाले प्रदेश सम्मिलित होते हैं। तो इसमें जो सही मिलान होगा वो सांस्कृतिक कल्चरल हार्थ सांस्कृतिक हृदय स्थल में आएगा। दूसरा अभिनवता का क्षेत्र, जिसमें प्रमुख सांस्कृतिक तत्व आसपास के क्षेत्र में प्रसारित होते हैं। तो इसमें दूसरा ऑप्शन है ये वाला कल्चरल हार्थ के लिए। तो कल्चरल हार्थ इससे मिलान होगा। अभिनवता का क्षेत्र जिससे प्रमुख सांस्कृतिक तत्व आसपास के क्षेत्रों में प्रसारित होते हैं। अभिनवता मतलब उद्गम स्थल, जहाँ से जो गुण होते हैं संस्कृति के वो उद्भव होते हैं और आसपास के एरिया में क्षेत्र में फैलते हैं। तो जो उद्गम स्थल होता है उसको कहते हैं सांस्कृतिक हृदय स्थल। फिर है सांस्कृतिक भूदृश्य, यह मानवीय गतिविधियों और संस्कृति के, ये तुमने देखा था। हाँ, तो सांस्कृतिक भूदृश्य इसमें आएगा थर्ड। किसी समयावधि में मानवीय कार्यों द्वारा परिवर्तित भू सतह अथवा क्षेत्र का मूर्त एवं भौतिक रिकॉर्ड, यानी मानव क्रियाकलाप गतिविधि करके जो भूदृश्य होता है उसको चेंज कर देता है, वहां पर कुछ निर्मित कर देता है अपनी तरफ से, तो होता है सांस्कृतिक भूदृश्य। तो इसमें आएगा थर्ड वाला ऑप्शन। किसी समयावधि में मानवीय गुणों, मानवीय कार्यों द्वारा परिवर्तित भूदृश्य अथवा क्षेत्र का मूर्त एवं भौतिक रिकॉर्ड। फिर सांस्कृतिक परिमंडल, तो सांस्कृतिक परिमंडल इसमें आएगा फोर्थ। सांस्कृतिक परिमंडल में फोर्थ वाला संबंधित सांस्कृतिक भावनाओं एवं भूदृश्यों को दर्शाने वाला सांस्कृतिक क्षेत्र। और सांस्कृतिक गुण आप बताएं हमने, ये वे विशेषताएं होते हैं जो, तो सांस्कृतिक गुण में आएगा पहला ऑप्शन सांस्कृतिक मानदंड जो विद्वतापूर्ण व्यवहार को दर्शाते हैं। तो ये मिलान होगा इससे सांस्कृतिक गुण। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में सांस्कृतिक इकाइयों को सर्वाधिक सटीक तरीके से दर्शाता है। तो वही जो हमने बार बार इस क्वेश्चन को देखा
अब पूछा है अवरोही क्रम में, मतलब छोटे से बड़े क्रम में। तो हम जानते हैं कि सबसे छोटा तो इसमें क्या होगा, गुण होगा, ट्रेट। उससे बड़ा होगा जटिल, और उससे बड़ा होगा क्षेत्र, और सबसे बड़ा होगा इसमें परिमंडल। तो इसमें ये अवरोही क्रम में छोटे से बड़ा बताना है। ये जो ऑप्शन है, ये जो आंसर है, ये गलत इसमें दे रखा है। इसमें बड़े से छोटे क्रम में बता रखा है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो फोर्थ सही होगा। तो इसमें फोर्थ करें, क्योंकि हमसे अवरोही क्रम पूछा है ना कि आरोही क्रम में। आरोही क्रम में आता है सबसे छोटा, फिर बड़ा, बड़ा, बड़ा। और आरोही क्रम में आता है पहले हम बड़ा बताएंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। सांस्कृतिक इकाइयां भौगोलिक क्षेत्र होती हैं जिनमें समान सांस्कृतिक विशेषताएं पाई जाती हैं। इन विशेषताओं में ये विशेषताएं होती हैं वो भाषा, धर्म, रीति रिवाज, कला, आर्थिक गतिविधियां आदि के आधार पर हो सकती हैं। इन इकाइयों को उनके आकार और जटिलता के आधार पर विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे इसमें परिमंडल को बताया गया, ये सबसे बड़ा सांस्कृतिक एकक है जिसमें कई प्रदेश सम्मिलित होते हैं। उदाहरण के लिए यूरोपीय परिमंडल क्षेत्र वो होते हैं, ये परिमंडल से छोटा होता है। और इसमें आते हैं जैसे हिमालय प्रदेश। तो हिमालय प्रदेश क्या है, एक प्रकार का क्षेत्र हो गया। और जटिल में इसमें अनेक सांस्कृतिक गुण होते हैं, और ये प्रदेश से छोटा होता है। और सील गुण या फिर गुण या कल्चरल ट्रेट, ये सबसे छोटा होता है। जैसे भाषा के आधार पर हो सकता है, धर्म के आधार पर हो सकता है। तो भाषा, धर्म ये क्या है, संस्कृति के क्या है, गुण है। तो इसका क्रम होगा परिमंडल सबसे बड़ा, और क्षेत्र उससे छोटा, जटिल उससे छोटा, और सील गुण सबसे छोटा। ये हमने अभी देखा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय अवस्थिति की सबसे बड़ी अवधारणा है। तो हमें क्षेत्रीय अवस्थिति की सबसे बड़ी अवधारणा बतानी है। तो हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि सबसे बड़ा कौन सा होता है, परिमंडल, और परिमंडल से बड़ा क्या होता है, मंडल। तो इसमें मंडल दे नहीं रखा, तो ये आ जाएगा कल्चरल रिलम्स अर्थात सांस्कृतिक परिमंडल। तो इसमें बड़ी अवधारणा होगी। और हमने देखा परिमंडल से छोटा कौन सा होता है, प्रदेश। प्रदेश से छोटा कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स और सबसे छोटा होता है कल्चरल ट्रेट यानी सांस्कृतिक गुण। तो यहाँ पर ये इसकी व्याख्या दी गई है। तो आज तक इतने ही क्वेश्चन, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बार असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम में पूछे गए, इनको ध्यान से देखने हैं। तो आज इतना ही। अगले वाले वीडियो में फिर हम उपस्थित होंगे आपके लिए अच्छे एमसीक्यूज, महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।